जय हिंद। आज सल्तनत काल की बात करते हैं। इतिहास में जो सल्तनत काल है जिस पर दिल्ली पर जिन वंशों ने शासन किया है वो 5 वंश है हमारे। और 5 वंशों के एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बोर्ड पे लिख रखी है। ट्रिक के माध्यम से 5 वंशों के क्रम आपको याद हो जाएंगे और वंश के नाम, वंश का कार्यकाल कब से कब तक कौन सा वंश चला है और उसके वंश के संस्थापक कौन है और अंतिम शासक कौन है और जो वंश के संस्थापक हैं उनकी कब्र जिन्हें हम मकबरा के नाम से जानते हैं वो कहाँ है। तो ये सारी सूचनाएं मैंने बोर्ड पे लिख रखी हैं, अपन एक एक करके रिवाइज करते हैं। जैसे कि हम बात करें, पहले क्या याद रखेंगे, हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत काल के वंशों की ट्रिक। तो दिल्ली सल्तनत काल के यहाँ पे वंशों के नाम है, यहाँ पे ट्रिक लिखी हमने जी और के, जी के टी एस एल, जी के टी एस एल। तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं जी के टसल, टा सा और ला, टी एस एल को हम पढ़ेंगे टसल। तो जी के टसल ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक हो जाएगी जिसमें दिल्ली सल्तनत काल के 5 वंशों के नाम छुपे हुए हैं। तो जी से हम बात करें गुलाम वंश, तो पहला जी से आता है हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम दास वंश के नाम से भी जानते हैं या ममलुक वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश को दास वंश या ममलुक वंश के नाम से जाना जाता है। ये जी से आपका गुलाम कंप्लीट हो गया। दूसरा के से खिलजी वंश है हमारा, के से खिलजी वंश, तो ये जी के कंप्लीट हो गया, जी से गुलाम, के से खिलजी। फिर आता है टी एस एल में, मतलब टसल में, टी से आता तुगलक वंश, टी से तुगलक वंश, ए से आता सैयद वंश और एल से आता लोधी वंश। तो हमने क्या कहा, टी से तुगलक वंश, ए से सैयद वंश, एल से लोधी वंश। तो ये तीनों वंश ये कंप्लीट हो गए। तो 2 ये और 3 ये, टोटल 5 वंश है हमारे। फिर से रिवाइज करेंगे, जी से गुलाम वंश जिसे दास वंश ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, ए से सैयद वंश, एल से लोधी वंश। ये पूरे 5 वंश क्रम से है हमारे। उन 5 वंशों का कार्यकाल यहाँ पे लिखा है। जो गुलाम वंश था हमारा वो 1206 में प्रारंभ हुआ और 1290 में समाप्त हुआ, मतलब टोटल कार्यकाल 84 ईयर चला हमारा। पहला गुलाम वंश था जो 1206 में प्रारंभ हुआ और 1290 में समाप्त हुआ। दूसरा वंश हमारा खिलजी वंश जो कि 1290 से प्रारंभ हुआ। जब गुलाम वंश समाप्त हुआ तो खिलजी चालू हो गया। 1290 से 1320, मतलब टोटल 30 ईयर्स तक हमारा सेकंड वंश रहा खिलजी वंश। थर्ड वंश है हमारा तुगलक वंश जो कि 1320 से 1398 तक चला। 1320 से 1398 लगभग 78 ईयर्स तक कोई सा वंश चला है तो उसका नाम है तुगलक वंश। चौथा हमारा सैयद वंश आता है, 14 से 1451 में प्रारंभ हुआ। तो 14 से 1451 लगभग 37 ईयर्स तक सैयद वंश चला हमारे देश में। पांचवा हमारा लोधी वंश आता है जो कि 1451 में फिर शुरू हुआ और 1526 तक चला। तो 1451 से लेकर 1526 तक लगभग 75 ईयर्स तक ये भी वंश चला है हमारा। तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे लंबा वंश कौन सा चला है, तो आपका आता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश जो है 84 ईयर चला है और सबसे कम पूछे तो खिलजी वंश जो कि 30 ईयर चला है, केवल 30 साल चला है खिलजी वंश। तो ये 5 वंशों के हमने कार्यकाल आपको बताए हैं। इसके बाद यहाँ पे संस्थापक की बात कर रहे हैं। तो पहला वंश जो है गुलाम वंश जिसे दास वंश या ममलुक वंश के नाम से जानते हैं। तो इसके संस्थापक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी क्योंकि वह खुद गुलाम था, इसलिए गुलाम वंश की स्थापना करी। मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी जिसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के खिलाफ किया था। मुल्तान आज वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, पहले भारत के हिस्सा हुआ करता था। जब अखंड भारत था हमारा उस टाइम पे मुल्तान भारत का हिस्सा था। तो मुल्तान पर आक्रमण मोहम्मद गोरी ने किया था और मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के गुलाम ने, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली 1206 ईस्वी में। ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। दूसरा वंश हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करी थी। तीसरा वंश तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक ने करी है स्थापना। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने करी है और लोधी वंश की स्थापना बहलोद लोधी ने करी है। तो ये 5 वंशों के संस्थापक मैंने बताए हैं। एक बार पूरा रिवाइज, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश की स्थापना खिजर खान और लोधी वंश की स्थापना बहलोद लोधी ने करी है। ये 5 वंशों के संस्थापक हो गए हैं। अब इन 5 वंशों के अंतिम शासक कौन कौन हुए तो देखते हैं हम लोग।
पहला जो गुलाम वंश है उसके अंतिम शासक थे शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर जो है गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। दूसरा खिलजी वंश के अंतिम शासक थे खुसरो खां, और तीसरे तुगलक वंश के अंतिम शासक थे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, और सैयद वंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन, और लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। तो ये अंतिम शासक हैं। एक बार पुनः रिवाइज, गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स, खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां, और तुगलक वंश के नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, और लोधी वंश के अंतिम शासक का नाम है इब्राहिम लोधी। तो ये तो 5 वंशों के हमने अंतिम शासक बता दिए, यहाँ संस्थापक बता दिए, यहाँ पे कार्यकाल बताया है, और यहीं पर हम देखते हैं इनके मकबरे, मतलब जो संस्थापक हैं जिन 5 दिल्ली सल्तनत काल के 5 वंशों के संस्थापकों के मकबरे हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो संस्थापकों के मकबरे हम पढ़ रहे हैं। लाहौर जो है, लाहौर पाकिस्तान में किसका मकबरा है? तो पहला शासक था हमारा जो कि गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा पूछता है तो लाहौर में आप लगाएंगे, लाहौर पाकिस्तान में है। अगला हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मकबरा पूछता है तो हौज खास जो कि नई दिल्ली में पड़ता है, हौज खास, वहां पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मकबरा है। इसका गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? तो तुगलकाबाद नई दिल्ली में स्थित है हमारा। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा पूछता है तो तुगलकाबाद नई दिल्ली में पड़ता है हमारा। खिज्र खां के जो मकबरा है वो सोनीपत हरियाणा में है। खिज्र खां का जो मकबरा है वो सोनीपत हरियाणा में पड़ता है हमारा। बहलोद लोधी का मकबरा पूछता है तो चिराग जो नई दिल्ली में स्थित है, हमारा स्थान का नाम है चिराग, नई दिल्ली में है। तो ये 5 संस्थापकों के मकबरे मैंने आपको बताए पूरा रिवाइज। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर पाकिस्तान, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हौज खास नई दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का तुगलकाबाद नई दिल्ली, खिज्र खां का सोनीपत हरियाणा, बहलोद लोधी का चिराग नई दिल्ली में स्थित है। ये 5 लोगों के मैंने मकबरे आपको बताए। तो हमने क्या क्या देखा है? 5 वंशों की ट्रिक हमने देखी। जीके टसल में वंशों के क्रम देख लिए, कार्यकाल देख लिया, संस्थापक देख लिया, अंतिम शासक देख लिए, और उनके मकबरे देख लिए। यहां पर हम देखते हैं थोड़ा सा कि जो 1398 में हमारा जो कि तुगलक वंश समाप्त हुआ और 1414 में ये प्रारंभ हुआ सैयद वंश। तो ये 1398 से 1414 के बीच में 16 ईयर 16 साल का जो डिफरेंट आया, अंतर आया है, इसका कारण यह है कि 1398 में हमारे देश पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, जो एक पेड़ से लंगड़ा था, इसलिए ये 16 साल का जो गैप मिलता है, अंतर मिलता है, ये तैमूर लंग के आक्रमण के कारण हुआ है। तो मैंने कुछ वंशों के बारे में, इन्हीं वंशों के बारे में जानकारियां लिखी है हमारी। तो गुलाम वंश की हम बात करें तो गुलाम वंश जो है हमारा जो कि 1206-1290 तक चला, हमने देखा यहाँ पे 1206 से 1290। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि संस्थापक माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई क्योंकि लाखों का दानी था। ये लाख बख्श कहा गया, इसको कहा जाता था। इसको कुतुब मीनार का इसने नींव डाली थी। तो कुतुब मीनार जो कि बख्तियार काकी के स्मृति में, उसकी याद में, बख्तियार खिलजी काकी के नाम से उसको जाना जाता है, उसकी याद में इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। जो कि और 1210 में चौगान मतलब पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। तो 1210 में चौगान खेलते हुए पोलो या चौगान जिसे कहा जाता है, 1210 में घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मर गया, मात्र 4 साल रहा। इसके बाद एक आराम शाह आया। आराम शाह जो कि एक तरीके से निष्क्रिय शासक रहा, 8 महीने शासन किया, लेकिन वो उसने शासन ढंग से नहीं किया। तो अच्छा, इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहां बनवाया था? तो अजमेर राजस्थान में। दिल्ली में इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में किसने बनवाया है? तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो मैंने बताया आपको, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में उसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। जो कि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है हमारी। कुतुब मीनार कहां है? तो दिल्ली में है स्थित। और इसकी ऊंचाई बात करते हैं। कुतुब मीनार का कार की हम बात करें, यहां पे मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या किया? पहला, उसको लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुब मीनार की नींव डाली उसने, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में बनवाया है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई उसने दिल्ली में, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के में ये कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और 1210 में चौगान मतलब पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कार्यकाल शुरू होता है 1211 से 1236। तो 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का कार्यकाल शुरू हुआ है।
और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिलवाड़ के युद्ध में, जो कि अनिलवाड़ का युद्ध हुआ था हमारा, वो 1178 ईस्वी में हुआ। अनिलवाड़ का युद्ध कब हुआ? 1178 ईस्वी में हुआ। और इल्तुतमिश को इसने 1 लाख जीतल, जीतल एक मुद्रा का नाम है, 1 लाख जीतल मुद्रा इसने देकर इल्तुतमिश को खरीदा था। कहां पर खरीदा था? अनिलवाड़ के युद्ध में, जो 1178 ईस्वी में हुआ था अनिलवाड़ का युद्ध, उसमें इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था ना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल मुद्रा देकर उसको खरीदा था, इसलिए वो गुलाम। और उसका फिर बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी बन गया, तो दामाद भी बन गया था वो गुलाम जो, तो गुलाम के साथ वो दामाद भी बना कौन? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया उसने, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया और ऊंचाई उसकी कुतुब मीनार की मानी जाती है 73 मीटर, 73 मीटर जो है इसकी, मीटर में ऊंचाई पूछे तो इतनी है। और फीट में बात करें तो 239.5 फीट इसकी ऊंचाई मानी जाती है। कई कई किताबों में 288 फीट भी लिखा रहता है, लेकिन ये नेट के आधार पर 239.5 मीटर, फीट में बात करें तो 239.5 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। और इसको पूरा काम करवाया, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, लेकिन पूर्ण कार्य करवाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो इल्तुतमिश को जाता है। और बनवाई थी तुर्कान चहलगानी, तो तुर्कान चहलगानी जो कि 40 सरदारों का एक संगठन हुआ करता है, उसकी स्थापना इसने करी थी। तुर्कान चहलगानी के संस्थापना करने वाले का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। और चांदी का टका, चांदी का टका और तांबे का जीतल इसने चलवाया, तो चांदी का टका चलवाया था, चांदी का टका और इसने तांबे का जीतल मुद्रा शुरू करवाई थी। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल भी चालू करवाया था। इसके बाद 1236 ईस्वी की बात करें तो बमियान का एक युद्ध हुआ था हमारा 1236 के में, युद्ध के विरुद्ध अभियान में बीमार हो गया था। तो 1236 के बमियान के युद्ध में इल्तुतमिश जो है बीमार हो गया और 30 अप्रैल 1236 को इसकी मृत्यु हो गई। तो 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश मर गया और उसी ने अपना मकबरा, मतलब जब शासन कर रहा था तो उसने स्वयं का मकबरा बनाया था और उसी में उसको दफना दिया गया। तो स्वयं के मकबरे में इल्तुतमिश को, उसी में उसको दफना दिया। ऐसे इल्तुतमिश का कार्यकाल समाप्त होता है। इसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो है 1236 से 1240 इसका कार्यकाल माना जाता है। पहली मुस्लिम शासिका मानी जाती है रजिया सुल्तान, पहली मुस्लिम तुर्क महिला शासिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी महिला शासिका है? मुस्लिम तो है लेकिन तुर्क महिला शासिका, प्रथम मुस्लिम तुर्क महिला शासिका थी ये रजिया सुल्तान, जो और गद्दी पर बैठी 1236 में, लेकिन 13 अक्टूबर 1240 को में डाकुओं ने केथल जो कि स्थान है हरियाणा राज्य में, वहां पर उसकी हत्या कर दी। तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को रजिया सुल्तान की हत्या केथल हरियाणा में डाकुओं के द्वारा की गई थी। तो ऐसे प्रथम मुस्लिम महिला शासिका का अंत हुआ है। अगला आता है हमारा बलबन। रजिया सुल्तान के बाद बलबन बेटा, मतलब हमने कुछ मेन शासकों को लिया है, बीच शासकों को छोड़ दिया है। बलबन को लिया हमने। बलबन 1266 से 1287 तक इसने शासन किया। बलबन ने तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया। तुर्कान चहलगानी वो स्थापना जो कि इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। 40 सरदारों का संगठन था तुर्कान चहलगानी, ये इल्तुतमिश ने चलाया था। तो समाप्त किसने किया? बलबन ने कर दिया था इसको समाप्त। तो क्वेश्चन आता है कि तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने करी? तो आंसर है इल्तुतमिश। और समाप्त किसने किया? तो बलबन के द्वारा किया गया था। रक्त एवं लोह नीति चलाई, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा ये। बलबन के द्वारा रक्त एवं लोह नीति को शुरुआत करने का श्रेय जाता है। और ईरानी एक त्योहार होता है जिसका नाम है नौरोज। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रारंभ किया या शुभारंभ किया या शुरुआत करी वो है बलबन ने। इसके बाद आता है, बलबन समाप्त होता है हमारा 87 तक रहा। इसके बाद 3 साल तक जो शासन रहा है हमारा वो ये रहा था शमसुद्दीन की उम्र, इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला हमारा खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश की बात करें, खिलजी वंश जिसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना हमने देखा है 1290 से 1320 तक रहा। ये बस 30 साल शासन किया है। राजधानी किलो खेरी को इसने राजधानी बनाया था
और दिल्ली के पास बनाया। तिलोखेरी कहाँ है? तो दिल्ली के पास पड़ती है, वहां पर उसे दाता ने बनाया। और 20 जुलाई 1296 ईस्वी को, 20 जुलाई 1296 को इख्तियारुद्दीन हूद द्वारा, किसने हत्या कर दी इसकी? इख्तियारुद्दीन हूद द्वारा ये 20 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी गई। इसके कहने पर, अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर यह हत्या इस व्यक्ति ने करी, इख्तियारुद्दीन हूद के द्वारा की गई। अगला आता हमारा बप्पा रावल। ये अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद आया अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका कार्यकाल 1296 से 1316 तक रहा। बचपन का नाम इसका अली या गुरशाफ हुआ करता था। तो अली या गुरशाफ के नाम से जानते थे इसको। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली या गुरशाफ कहा जाता था, इसको अली या गुरशाफ के नाम से जानते थे। और 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, 26/8/1303 में चित्तौड़गढ़ पर इसने कब्जा कर लिया था। और चित्तौड़गढ़ के जो शासक हुआ करते थे वो बप्पा रावल वंश के, बप्पा रावल एक वंश हुआ करता था, उसके अंतिम शासक का नाम था रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह जो है वो बप्पा रावल वंश के अंतिम शासक थे, रावल रतन सिंह, जो 1302 में गद्दी पर बैठे और 3 में अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए इसकी मृत्यु हो गई। तो युद्ध में इनकी मृत्यु हुई है, युद्ध में मरे हैं ये कौन? रावल रतन सिंह, जो बप्पा रावल वंश के अंतिम शासक थे, रावल रतन सिंह। 1303 ईस्वी में युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पद्मावती। पद्मावती इनको, और पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। लेकिन पद्मावती जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो उन्हें जो मान सम्मान होता है वो नहीं बचा पाएंगी। तो 16,000 दासियों के साथ, 16,000 दासियों के साथ पद्मावती ने जोहर कर लिया। जोहर कर लिया मतलब सबके सब जल के अपना जीवन समाप्त कर लिया। अपने मान सम्मान के कारण उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। ऐसे पद्मावती, तो पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ में 1303 में रानी पद्मावती ने जोहर किया था। तो ऐसे रानी पद्मावती का देहांत हुआ है। बात करें अब, अगला वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 से 1398 तक चला है। गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना करी, गाजी उपाधि धारण करी, गाजी और या गाजी बेग। तो गाजी या गाजी बेग के नाम से जाना जाता था। संत निजामुद्दीन औलिया, संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था इसके बारे में कि दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? तो संत निजामुद्दीन औलिया ने। किससे कहा था? तो ये कहा था गयासुद्दीन तुगलक से। और इसके बाद ये तो मर गया गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो आया है 1325 से 1351 तक रहा। इसका मूल नाम था जूना खां। तो जूना खां के नाम से जाना जाता था। इसका मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। और था या उलूक खां की इसने उपाधि धारण करी थी, उलूक खां की उपाधि धारण करी थी इसने। और 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री, जिसका नाम था इब्न बतूता। तो मोरक्को यात्री जो आया 1333 ईस्वी में आया था, मोरक्को से आया था, उसका नाम था यात्री का इब्न बतूता, भारत आया था। और 1342 ईस्वी में इसे चीन अपना दूत बनाकर भेज दिया। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में जो मोरक्को यात्री था इब्न बतूता, वो आया और उसको चीन 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। 1326 से 1327 की बात करें तो दिल्ली से राजधानी इसने परिवर्तित करके देवगिरी स्थापित करी। देवगिरी, तो पहले इसकी राजधानी दिल्ली थी और दिल्ली से राजधानी परिवर्तित करके देवगिरी का नाम बदलकर इसने दौलताबाद कर दिया। दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है हमारा, तो देवगिरी के नाम से जाना जाता था पहले दौलताबाद, जहां पर अब पुराना नाम देवगिरी था, वर्तमान में दौलताबाद है महाराष्ट्र में। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो सांकेतिक मुद्रा जो है 1329 से 1330 में इसने चलाई थी। अगला आता है हमारा निजामुद्दीन औलिया की बात करें। निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर मकबरा इसने बनवाया। निजामुद्दीन औलिया जो संत हुआ करता था उसके कब्र पर इसने मकबरा बनवाया, जो कि नई दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया की कब्र कहां है? तो नई दिल्ली में बनवाया था। और 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हो गई। और बदायूनी ने लिखा था, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो बदायूनी क्या लिख रहा है? बदायूनी ने कहा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से। क्या कहा बदायूनी ने? कहा था सुल्तान को उसकी प्रजा से,
प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ऐसा लिखने का श्रेय किसी को जाता है तो बदायूं ने लिखा था। सन की पागल हुआ करता था, सन की पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को, और कहा जाता था। इसके बाद आया नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो था, तुगलक वंश का शासक था। इसके समय में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी में किया था। किसके समय में किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किया था। आगे बढ़ते हैं। फिर आता हमारा सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना मैंने बताया 1414 से 1451 में हुई। खिज्र खां संस्थापक माने जाते हैं। रैयत आला, इसने एक उपाधि धारण करी, रैयत आला। किसने कहा जाता रैयत आला? तो सैयद वंश के संस्थापक है खिज्र खां को रैयत आला कहा गया, उपाधि धारण करी। और 20 मई 1421 को इसकी मृत्यु हो गई। तो 20 मई 1421 को इसकी मृत्यु हो गई खिज्र खां की, और दिल्ली में हुई थी। तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखी थी याहिया सर हिंदी ने। तारीख मुबारक ये पुस्तक आती है हमारी, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो तारीख मुबारक शाही पुस्तक किसने लिखी है? याहिया सर हिंदी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। इसके बाद आते हैं हमारा लोधी वंश, जो कि अंतिम वंश था हमारा। 1451 से 1526 तक कार्यकाल रहा टोटल। मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राजा, तो मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज की स्थापना किसी ने करी है? वह बहलोद लोधी के द्वारा की गई थी। तो बहलोद लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी और बहलोद शाह गाजी की उपाधि से धारण करी। बहलोद शाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा था ये, और जुलाई 1489 में इसकी मृत्यु हो गई। तो जुलाई 1489 में इसकी मृत्यु हो गई, बहलोद लोधी की मृत्यु हो गई। इसके बाद आया दूसरा शासक सिकंदर लोधी, जो कि 1489 से 1517 तक रहा। और गुलरुखी, ये क्वेश्चन आता है, गुलरुखी के उपनाम से कविता फारसी में कौन लिखता है? तो गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखने का श्रेय जाता है सिकंदर लोधी को, और कविताएं लिखी थी इसने। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करी। 1504 में आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बसाया, और 2 साल बाद 1506 में उसको अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में करी और राजधानी बनाई 1506 में। तो आगरा को राजधानी 1506 में बनाया सिकंदर लोधी ने। अगला शासक आता हमारा इब्राहिम लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी हमारा, इसके बाद लोधी वंश का जो अंतिम शासक था हमारा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो कि 1517 से 1526 तक कार्यकाल रहा। इब्राहिम लोधी के चाचा हुआ करते थे आलम खां, और प्रमुख अफगान सरदार हुआ करता था दौलत खां लोधी, जो कि पंजाब का सूबेदार था। तो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी, दोनों ने एक योजना बनाई, और योजना के उन्होंने कहा, उन्होंने बाबर से भेंट करी, और बाबर से भेंट कर उन्होंने सोचा कि इब्राहिम लोधी को हम दिल्ली की गद्दी से आपदस्थ कर देंगे और हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। ऐसा उन्होंने प्लान बनाया। कौन कौन ने? तो एक तो इब्राहिम लोधी के चाचा थे आलम खां लोधी, और पंजाब का एक सूबेदार हुआ करता था, उनका नाम था दौलत खां लोधी। तो दोनों ने मिलकर बाबर को आमंत्रित किया, और बाबर जो कि एक काबुल का शासक हुआ करता था, आक्रमण के लिए उसको बुलाया, और बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने भारत पर इब्राहिम लोधी के खिलाफ दिल्ली पर आक्रमण किया, और पहला पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, और इसमें बाबर जो है विजयी रहा और इब्राहिम लोधी इसमें हार गया, जिससे ये पूरा लोधी वंश यहाँ पे पानीपत के पहले युद्ध में समाप्त हो गया था। ऐसे बाबर यहाँ पर स्थापित हुआ, और बाबर ने फिर 1526 में मुगल वंश की नींव रखी, और बाबर ने फिर मुगल वंश के जो हमारा 1526 से 1857 तक मुगल वंश चलता रहा, वो लंबा कार्यकाल किसी वंश का रहा है, वो है मुगल वंश। तो इसी के बाद दिल्ली सल्तनत काल के बाद मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। तो 5 वंश जो मैंने बताए हैं, ये पूरे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में मैंने आज बताया। आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको दी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।